और अब बात देश में उच्च शिक्षा की। उच्च शिक्षण संस्थानों के मामले में भारत का प्रदर्शन दुनिया में बेहतर हो रहा है। इस प्रदर्शन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंकने वाली कई प्रतिष्ठित एजेंसियां हैं। ऐसी ही एक एजेंसी है जिसका नाम है QS, जो दुनिया के विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों की कई मापदंडों के आधार पर रैंकिंग करती है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स एशिया 2024 में इस बार भारत ने चीन को कम से कम एक पहलू में तो पीछे छोड़ दिया है। एशिया की QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 में 25 देशों के 856 उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है, जिनमें भारत की 148 यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षण संस्थानें हैं, उनको रैंकिंग दी गई है। तो चीन की जो संस्थाएं हैं वो उससे भी ज्यादा है, यानी कि भारत की ज्यादा है। चीन की 133 है और भारत की 148, और जापान की 96 उच्च शिक्षण संस्थान यानी कि हायर एजुकेशन की जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस रैंकिंग में है। हालांकि इसमें एशिया में जो यूनिवर्सिटी अब भी पहले नंबर पर बनी हुई है वो है चीन की पीकिंग यूनिवर्सिटी, दूसरे स्थान पर हांगकांग की यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, तीसरे स्थान पर सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, चौथे स्थान पर सिंगापुर की नैनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, पांचवें स्थान पर चीन की चिंगहुआ यूनिवर्सिटी है। तो अभी यहां तक के लिए भारत का रास्ता लंबा है, टॉप 5 में नहीं आए हम लोग। लेकिन एशिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भारत के 7 शिक्षण संस्थान हैं। इनमें IIT बॉम्बे को 40वां स्थान, IIT दिल्ली को 46वां, IIT मद्रास को 53rd पोजीशन है। साइंटिफिक रिसर्च के लिए देश के जाने माने संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की 58th पोजीशन है, 58वीं जो स्थान है वो उनको मिला है। 59th पोजीशन मिली है IIT खड़गपुर को, 63rd पोजीशन यानी कि 63वीं पोजीशन मिली है IIT कानपुर को। दिल्ली विश्वविद्यालय जो है वो 94th पोजीशन पे यानी कि 94वां जो स्थान है वो हासिल हुआ है। पिछले साल के मुकाबले इस साल इस रैंकिंग में भारत की 37 यूनिवर्सिटी बढ़ गई, जबकि चीन की 7 नई यूनिवर्सिटी को इस रैंकिंग में जगह मिली है। ब्रिटेन की कंपनी QS दुनिया भर में उच्च शिक्षण संस्थाओं के विशेषण, उनका जो एनालिसिस करती है, विश्लेषण करती है, उससे जुड़ी हुई है, जो कई इंडिकेटर्स पर शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन करती है। यह है एकेडमिक रेपुटेशन यानी कि अकादमिक साख, एम्प्लॉयर रेपुटेशन यानी कि नियोक्ता की साख, अंतर्राष्ट्रीय संबंध नेटवर्क, इंटरनेशनल रिलेशंस नेटवर्क, प्रति पेपर साइटेशन, प्रति फैकल्टी पेपर, स्टाफ में PhD, अंतर्राष्ट्रीय फैकल्टी, अंतर्राष्ट्रीय छात्र और विदेशों में पढ़ने गए एक्सचेंज स्टूडेंट्स। QS के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बेन सोटर, उनका कहना है कि QS रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों का बढ़ना और शोध में उनका योगदान इस इलाके के शैक्षणिक क्षेत्र में एक उल्लेखनीय विकास को दिखा रहा है। यह दिखाता है कि दुनिया के शैक्षणिक समुदाय में भारत का कद और ऊंचा होने की दिशा में एक नया रास्ता तैयार हो रहा है। QS की रेटिंग जिन 10 इंडिकेटर्स पर तय होती है, इनमें जैसे कि हमने आपको बताया एकेडमिक रेपुटेशन है, उस मामले में भारत अभी औसत से नीचे है, औसत 19 है और भारत 11.8 पर है। एम्प्लॉयर रेपुटेशन यानी कि नियोक्ता की साख अगर है, उस मामले में भी भारत औसत से नीचे है, औसत 18 है तो भारत 9.6। लेकिन पेपर्स पर फैकल्टी मेट्रिक यानी प्रति फैकल्टी छपे शोध पत्रों की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। इसमें औसत 14.8 है, भारत का अंक 36 है, 36। इस मामले में टॉप 10 यूनिवर्सिटी में भारत के 7 उच्च शिक्षण संस्थान शामिल हैं, जो एक अच्छी बात है। इसका मतलब यह है कि उच्च शिक्षा में पठन पाठन से जुड़े हमारे शैक्षणिक समुदाय का रिसर्च में योगदान काफी शानदार हो रहा है। स्टाफ में PhD के मामले में भारत का स्कोर तीसरे स्थान पर है, औसत 22 है तो भारत का स्कोर 42.3 है।
यह दिखा रहा है कि रिसर्च में भारत का योगदान काफी मजबूत हो रहा है। इस मामले में हांगकांग और ताइवान ही भारत से आगे है। शुभाशीष चौधरी जी हैं आईआईटी मुंबई डायरेक्टर। आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला प्रश्न है, उच्च शिक्षण संस्थानों में भारत की रैंकिंग बेहतर हो रही है, आईआईटी मुंबई सबसे ऊपर है। आने वाले समय में इसमें भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ता दिख रहा है आपको? हमारे जो देश के अभी जो स्थिति है उसमें एजुकेशन, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक किया है, उसके लिए सारे देश के जो पूरा जो शिक्षा व्यवस्था है उसको एक उसमें रिसर्च और फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है। दूसरे है कि ये जो आईआईटी सिस्टम है, ये बहुत दिन से इनके लिए जो पहला जो कोशिश जब चालू किया है, वो जो एकदम जब चालू हुआ था आईआईटी सिस्टम, कि हमारे बेस जो फंडामेंटल्स जो एजुकेशन में, उसमें उसको ठीक से पढ़ाया जाना चाहिए। और उसके रिसर्च जो होगा उसके भी काफी उनको जो अभी सुधार हुआ है। हम लोग के पास काफी अच्छा वाला इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं, उसके कारण हमारे जो स्टूडेंट सब है वो लोग बढ़िया जो रिसर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, सारे देश में हमारे जो रिसर्च और जो एजुकेशन का जो इकोसिस्टम बना है, तो उसमें काफी सुधार हुआ। एंड उसके कारण हम लोग जो बाहर देशों के साथ compete कर सकते हैं। यही हमारे जो मैं बताऊंगा उसमें आईआईटी जो है, पुराना वाले आईआईटी साहब काफी वो कोशिश कर रहा है बहुत दिन से। तो अभी इसका हमें फल मिल रहा है। और मुझे ये भी उम्मीद है कि अगले जो आने वाले साल है उसके 5 या 10 साल में और भी ज्यादा यूनिवर्सिटी जो हमारे सिस्टम में है वो लोग पहले आएंगे, उसका कदम और भी आगे तेज चलेंगे। जी शुभाशीष जी, दुनिया के टॉप शिक्षण संस्थानों के मुकाबले भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में क्या बदलाव किए जाने की जरूरत आपको लगती है? किन बातों पर जोर देना चाहिए? देखिए, हमारे क्या है कि दोस्त जो हमारे जो उच्च शिक्षा में जो होते हैं, एक है कि हमारे देश में जो एजुकेशन सिंगल डायमेंशनल नहीं होना चाहिए। देश का काफी जो काम होता है, जो जिसका जरूरत है वर्कफोर्स के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में काफी जो मैन्युफैक्चरिंग या दूसरा को जो सिस्टम है उसमें उनका बहुत जरूरत हो सकते हैं। तो उसमें हमें काफी सुधार होना चाहिए। दूसरे है रिसर्च भी जो होते हैं। अभी क्या होता है कि रिसर्च में जो हमारे जो जीडीपी का जितना परसेंटेज हम लोग अभी जो स्पेंड करते हैं, ये काफी नहीं है। अगर आप देखेंगे कि हमारे जो आईआईटी सिस्टम इंडिया में सबसे गवर्नमेंट से ज्यादा ग्रांट मिलते हैं, वो भी हमारे आईआईटी बॉम्बे या दूसरे आईआईटी को जो पुराना वाला जो आईआईटी है, इसका एनुअल बजट है करीब हमारे 1,000 से 1,100 करोड़ रुपया। अगर आप जो हमारे जो कंपटीटर है, चाइना या यूएस या दूसरा कोई भी, सिंगापुर जिधर भी है, उनका अगर बजट देखिए तो उसमें काफी फर्क है। $3 से 4 बिलियन का उनको ईयरली जो बजट है, तो हमारा बजट उसका कभी नजदीक नहीं है। तो उसका मतलब है कि हमारे रिसर्च फंड और स्टूडेंट के लिए हमारे जो जीडीपी का जो जो एनईपी में जो बताए गए हैं उसको भी चाहिए। क्योंकि जो रिसर्च जब बढ़ते जा रहा है तो उसमें क्या होता है, जो हमारे जो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट लगते हैं वो काफी महंगा होता है। उस तो वो भी हम लोग को अभी कोशिश करना चाहिए कि जो रिसर्च जो होगा वो हायर लेवल में होगा, तो उसका इम्पैक्ट भी ज्यादा होगा। यही हमारे कहना है कि वो भी हमें देखना चाहिए। जी शुभाशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत की स्थिति बेहतर हो रही है, लेकिन अब भी लाखों छात्र हर साल पढ़ने के लिए विदेश जा रहे हैं। यह भी तो एक सच्चाई है, इससे हम कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? दूसरी चीज, आप अपने प्रदेश में तमाम ऐसी भी खबरें देखेंगे, यही एनडीटीवी में हमने कितनी खबरें दिखाई हैं। कागज में यूनिवर्सिटी है, कागज में शिक्षण संस्थान है, उच्च शिक्षण संस्थान है,
लेकिन जब आप ज़मीन पे जाएंगे तो आपको अलग ही तस्वीर सामने दिखेगी। तो रैंकिंग में चीज़ें सुधरी हैं, लेकिन थोड़ा है, थोड़े की अभी और ज़रूरत है, ये भी तो एक सच्चाई है। इस सिलसिले में इंडियन स्टूडेंट मोबिलिटी रिपोर्ट 2023, और हम बात कर रहे हैं कि शिक्षण संस्थानें बेहतर होने के साथ साथ विदेश जाकर पढ़ने की ज़रूरत महसूस करने वाले लोग, उसको लेकर के भी कुछ आंकड़े सामने आए। अब ये जो इंडियन स्टूडेंट मोबिलिटी रिपोर्ट 2023 है, इसके मुताबिक मौजूदा साल 2023 में 13 लाख भारतीय छात्र विदेशी संस्थानों में पढ़ रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा छात्र आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब और महाराष्ट्र से हैं। इन छात्रों के पढ़ने पर भारतीय अभिभावक हर साल अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक विदेशों में पढ़ने जाने वाले छात्रों पर 70 अरब डॉलर खर्च हो जाएगा। सबसे अधिक छात्र अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए जाते हैं। विदेशों में पढ़ने के लिए जाने के इच्छुक ऐसे छात्रों के लिए विकल्प अब बढ़ने जा रहा है। अब नामी विदेशी यूनिवर्सिटी भारत में भी अपने कैंपस खोल रहे हैं। कल ही यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी ने इसके लिए नियम को नोटिफाई कर दिया है। इन नियमों का मकसद भारत की नई शिक्षा नीति की सिफारिशों के मुताबिक विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों को भारत में अपने कैंपस स्थापित करने को प्रोत्साहित करना है, उसको बढ़ावा देना है, ताकि भारत में शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय आयाम मिल सके। इन नियमों के मुताबिक भारत में कैंपस स्थापित करने की इच्छा रखने वाले विदेशी संस्थानों की समय समय पर ओवरऑल वैश्विक रैंकिंग टॉप 500 में होनी चाहिए। इसके अलावा विषयवार वैश्विक श्रेणी टॉप 500 में होनी चाहिए। ऐसे संस्थानों की किसी खास क्षेत्र में उल्लेखनीय विशेषज्ञता होनी चाहिए। विदेशी यूनिवर्सिटी को ऐसे स्टडी प्रोग्राम देने होंगे जो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टोरल और पोस्ट डॉक्टोरल लेवल्स पर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री या रिसर्च प्रोग्राम से जुड़े हों। लेकिन ये संस्थान ऑनलाइन या ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मोड्स में कोई प्रोग्राम नहीं दे पाएंगे। नए कोर्स शुरू करने से पहले उन्हें यूजीसी से इजाज़त लेनी होगी। ये नहीं कि अपना जो मन में आया पढ़ाना शुरू कर दे। विदेशी यूनिवर्सिटी के कैंपस को अपने नियमों के तहत फैकल्टी और स्टाफ रखने की स्वायत्ता होगी। 2 और 2 से ज्यादा यूनिवर्सिटी कैंपस स्थापित करने के लिए आपस में सहयोग कर सकते हैं। ऐसे ही नियमों के तहत ऑस्ट्रेलिया की डीकिन एंड वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस शुरू कर रही है। Of the FHEI, when the students enroll in these programs and pass, who will award the degrees? Well, the degree will be awarded by the foreign higher educational institution under its seal. These degrees will be equivalent to the corresponding degrees offered in India or at the main campus of the foreign higher educational institution. There is no further equivalence required to be obtained by the students. The degrees obtained by the students in these campuses of the FHEI will have the same privileges and rights corresponding to the similar degrees obtained by the students in Indian institutions.